इस बार के बजट में दूसरे ग्रोथ इंजन के रूप में एमएसएमई को देखा गया है। आज के इस लेक्चर में हम एमएसएमई के बारे में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, क्या क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब के बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में स्पष्ट किया कि इंडिया से इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, बल्कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भी समान रूप से एम्पावर करना होगा। सरकार का लक्ष्य एमएसएमई को भारत की दूसरी इकोनॉमिक पावर बनाकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है। और इस सेक्टर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमएसएमई सेक्टर इंडिया से इकोनॉमी का बैकबोन है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 36%, एक्सपोर्ट का 45% और इंप्लॉयमेंट का 30% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर टोटल नंबर्स की बात की जाए कि भारत में कितने एमएसएमईज हैं, इट्स अ टोटल वॉपिंग 6.3 करोड़, जिनमें से 99% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की श्रेणी में आते हैं। एमएसएमई अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा सेगमेंट है और एग्रीकल्चर के बाद में इट्स सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है भारत में। हालांकि एमएसएमई कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आरबीआई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 70% एमएसएमई को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट नहीं मिलता, जिससे वो मनी लेंडर्स या हाई इंटरेस्ट लोन लेने पे मजबूर होते हैं। वहीं पे नैस्कॉम 2022 रिपोर्ट बताती है केवल 10% एमएसएमई ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जिससे वे ग्लोबल कंपटीशन में पिछड़ रहे हैं। एफआईएसएमई 2022, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 60% एमएसएमई को रॉ मटेरियल के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सरकार ने इस एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एमएसएमई के डेफिनेशन को रिवाइज करना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे मिड साइज इंटरप्राइजेस को भी एमएसएमई कैटेगरी के टैक्स इंसेंटिव्स का, सब्सिडीज का और रेगुलेटरी बेनिफिट्स का फायदा मिलेगा, और जिससे वो बिना किसी फियर्स के बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। वहीं पे दूसरा जो इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया वो है कि 500 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड, जिससे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को कोलेटरल फ्री लोन मिल सके। एआईएमए के एक रिपोर्ट के अनुसार 45% एमएसएमई को बैंक लोन्स की कमी के कारण बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। यह स्कीम इस समस्या को हल करने में मदद करेगी। और साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फास्टर और सीमलेस बनाया जा सके। पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज को मल्टीपल लाइसेंस और अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, जिससे बिजनेस सेटअप में डिले होता था। अब ऑटोमेटेड और डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए एमएसएमई को मिनिमम कंप्लायंस बर्डन के साथ रजिस्टर करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल एडॉप्शन, एआई इंटीग्रेशन और ई कॉमर्स एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नैस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश एमएसएमई अब भी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड पे डिपेंडेंट है, जिससे ग्लोबल मार्केट में पिछड़ जा रहे हैं। गवर्नमेंट बैक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स फॉर एआई एंड ऑटोमेशन एडॉप्शन इस गैप को फिल करने में मदद करेगा। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइजेशन और सब्सिडीज की भी घोषणा की गई है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन ने एमएसएमई को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसे रोकने के लिए लोकल रॉ मटेरियल सोर्सिंग और पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे एमएसएमई सेल्फ रिलायंट बन सके। सरकार ने एमएसएमई एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए न्यू ट्रेड पॉलिसीज और मार्केट एक्सेस स्कीम्स लागू की हैं। चाइना एमएसएमई ग्रोथ मॉडल से प्रेरणा लेते हुए इनोवेशन सेंटर्स एंड आर&डी के लिए फंडिंग बढ़ाया गया है, जिससे इंडियन एमएसएमई को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट किया जा सके। दुनिया के कई देशों ने एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन कर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है। चाइना ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल एड, इनोवेशन हब्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सेस देकर इंटरनेशनल ट्रेड में उनकी डोमिनेंस
सुनिश्चित की। सो हमें भी इस तरह की सिमिलर अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिससे एमएसएमई सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान को सुदृढ़ कर सके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहचान अपनी बना सके, और ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन में इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो कि नो वन कैन थिंक कि इंडियन एमएसएमई के बिना कोई भी सप्लाई चेन कंप्लीट ना हो पाए। इस संदर्भ में एक मशहूर राइटर है E.F. शुमाकर की प्रसिद्ध किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग बुक। सो ये किताब बताती है कि छोटे उद्योग बड़े कॉरपोरेट्स की तुलना में अधिक इंक्लूसिव होते हैं और सोसाइटी के बड़े वर्ग को इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं। सो एमएसएमई इज नॉट ओनली अ टूल टू प्रमोट growth in the industry or to push the GDP growth. At the same time, it is the most competent tool to promote inclusive growth. So अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉलिसी चेंजेस वास्तव में एमएसएमईज को इंडिया से इकोनॉमिक पावर हाउस बना पाएंगे, या फिर ये सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रह जाएंगे? क्या भारत के छोटे और मध्यम उद्योग इन रिफॉर्म्स का पूरा फायदा उठा पाएंगे, या फिर ये सिर्फ फिगर्स और अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह जाएंगे? तो आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और एक एक स्कीम्स की बहुत बारीकी से समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी, ये स्कीम क्या क्या सॉल्व करने का प्रयास करेगा और इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और कैसे आप अपने मेंस कैंसर राइटिंग में इन सभी पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके कैसे अपने उत्तर को सबसे बेहतरीन उत्तर में प्रस्तुत कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए किया गया वो उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया। सो एमएसएमई की जो नई परिभाषा की घोषणा के बाद कई एक्सपर्ट इसे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का नया चैप्टर मान रहे हैं। तो हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जो कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर एमएसएमईज। सो नई डेफिनेशन के तहत इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर थ्रेशोल्ड को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अब कई मिड साइज एंटरप्राइजेस भी एमएसएमई बेनिफिट्स के दायरे में आ गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव उन छोटे कारोबारियों की सोच भी बदल पाएगा जो जानबूझकर बड़े उद्योगों में नहीं कन्वर्ट होना चाहते? अब समझते हैं कि इससे क्यों कई सारे छोटे उद्योग बड़े उद्योग में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे, इसको हम समझते हैं। सो भारत में कई एमएसएमई अपनी ग्रोथ को एक लिमिट तक ही बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बड़े उद्योगों में की कैटेगरी में वो चले जाएंगे तो जो उन्हें इंसेंटिव और सब्सिडीज मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। सो विश्व बैंक 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 55% से अधिक एमएसएमईज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि वे अगर एमएसएमई के इस दायरे से बाहर हुए तो जो स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनको मिलना बंद हो जाएगा और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो उनसे वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और यह समस्या केवल भारत में नहीं है, ये कई अन्य देशों में देखी गई है। जॉन तिरोल की किताब है द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिस विषय पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करता है, और यह किताब बताती है कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों की ग्रोथ तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक कि उन्हें बड़े बनने के बाद भी कुछ विशेष सुविधाएं मिलती रहे। सो भारत में भी यह समस्या थी, छोटे उद्योगों को बढ़ने का मौका तो मिलता, लेकिन जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को पार करते तो वो उसको पार करने से कतराते थे, जिससे उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण वो बड़े उद्योगों से कॉम्पीट करने में भी असमर्थ हो जाते थे। अब यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता जाता है। आप इमेजिन करो कि कोई एक कंपनी है जो 1000 मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पे दूसरी कंपनी है जो 1 लाख मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है। सो जो 1 लाख प्रोडक्शन कर रही है उसका पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा, इसी को अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे एमएसएमई जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, तो सबसे बड़ा जिस बेनिफिट से वंचित हो जा रही है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो
तो अगर ये बड़े में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उसका सीधा असर इस बात पे पड़ता है कि छोटे उद्योग कभी बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं कर पाते, जिससे उनकी लागत, मैंने बोला ना प्रोडक्शन कॉस्ट, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बनी रहती है और उनके जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कम हो जाता है। सो भारतीय रिजर्व बैंक, इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत 70% से अधिक एमएसएमई कभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें एमएसएमई बेनिफिट छोड़ने का डर रहता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि वे हायर प्रोडक्टिविटी और लोअर कॉस्ट बेनिफिट से वंचित रह गए और लोअर कॉस्ट और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन का फायदा नहीं उठा पाए। इस संदर्भ में एक बहुत ही फेमस किताब है डैरन असीमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की, व्हाई नेशंस फेल। इसमें बताया गया है कि वे देश जहां अब छोटे उद्योग बड़े बनने के लिए इनकरेज नहीं किए जाते, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, क्योंकि बड़े उद्योग ही मास प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। सो अगर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करनी है और स्ट्रांग करनी है, तो उसे स्मॉल बिजनेस को लार्जर इंटरप्राइजेस में बदलने के लिए इंसेंटिवाइज करना होगा। सो नई एमएसएमई डेफिनेशन से कई मिड साइज इंटरप्राइजेस को इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिससे वे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं और जो इकोनॉमी जब स्केल वगैरह का बेनिफिट है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव छोटे कारोबारियों की मानसिकता में बदलाव ला पाएगा? सो इंडियन स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 65% स्मॉल बिजनेस ऑनर्स अपने व्यापार को एक निश्चित स्तर के बाद बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े उद्योगों के साथ कॉम्पीट करना उनके बस की बात नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि बड़े होने के बाद उन्हें चीप क्रेडिट, टैक्स बेनिफिट और गवर्नमेंट सब्सिडीज का फायदा नहीं मिलता। सो सरकार ने इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट्स को बढ़ाकर संकेत दिए कि अब बिजनेस ऑनर्स को अपने इंटरप्राइजेस को एक्सपैंड कर सकते हैं बिना ये चिंता किए कि एमएसएमई बेनिफिट्स खो देंगे। लेकिन इसका असली प्रभाव तभी दिखेगा जब सरकार लार्जर एमएसएमईज को भी इकोनॉमी जब स्केल का फायदा उठाने के लिए एडिशनल इंसेंटिव्स देगी। इसी संदर्भ में हार्वर्ड एल्ड्रिच की किताब है ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्विंग। यह किताब बताती है कि एमएसएमई ग्रोथ केवल पॉलिसी फ्रेमवर्क से संभव नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि छोटे उद्योगों को बड़ी कंपनियों के साथ कंपीट करने के लिए कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर लार्जर एमएसएमई को भी स्पेशल टैक्स इंसेंटिव एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स मिले तो वो तेजी से ग्रो कर सकती हैं। हालांकि यह बदलाव काफी सकारात्मक है। जो गवर्नमेंट ने अभी अपने बजट में अनाउंस किया कि टर्नओवर लिमिट और इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा के एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने का, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन इसके कुछ कुछ संभावित खतरे भी हैं। सबसे बड़ा इसमें खतरा यह है कि अब बड़े उद्योग भी एमएसएमईज के कैटेगरी में आ गए और छोटे एमएसएमईज को जो स्कीम्स जो छोटे एमएसएमई के लिए ही बनी थी उसका फायदा बड़े एमएसएमईज भी उठाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जितना भी बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट जो बड़े ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस, वही इसका बेनिफिट का फायदा उठा लें। फिक्की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि अगर एमएसएमई फ्रेमवर्क को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया तो सिर्फ बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को छोटे हिस्सों में बांटकर एमएसएमई बेनिफिट्स का फायदा उठा सकती हैं। इससे असली स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को मिलने वाली क्रेडिट फैसिलिटीज और सब्सिडीज कम हो सकती हैं। सो अगर सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि एमएसएमई बेनिफिट्स केवल उन बिजनेसेस को मिले जो वास्तव में छोटे मध्यम स्तर के हैं, तो यह पॉलिसी छोटे उद्यमियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरा, अगर एमएसएमई की नई परिभाषा को सही तरीके से लागू किया गया तो इसे छोटे उद्योगों को बड़े बनने का मौका तो मिलेगा, एमएसएमई बेनिफिट्स का दायरा बढ़ेगा और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। लेकिन इसका असली प्रभाव तभी दिखेगा जब स्मॉल बिजनेसेस को बड़े बनने के लिए सही इंसेंटिव्स मिलेंगे और लार्ज कॉरपोरेशन को एमएसएमई बेनिफिट के दायरे से बाहर रखा जाए। इस संदर्भ में रॉबर्ट सी फिंस्टर और गॉर्डन एच हैंसन की किताब है ग्लोबल प्रोडक्शन एंड इनइक्वालिटी। नो, इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ थ्योरी। ग्लोबल प्रोडक्शन एंड इनइक्वालिटी, ये थ्योरी बताती है कि वह देश जहां स्मॉल बिजनेसेस को इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए सपोर्ट मिलता है वो ग्लोबल ट्रेड में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स कंक्लूड दिस सेक्शन कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएसएमई की नई परिभाषा सच में स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को लार्जर एंटरप्राइज में बदलने के लिए प्रेरित करेगी, या फिर वे अब भी अपने एक्सपेंशन को रोककर सिर्फ एमएसएमई बेनिफिट्स का फायदा उठाते रहेंगे।
अगर इसका सही से एक्सक्यूशन हुआ तो यह इनिशिएटिव भारत के स्मॉल बिजनेस इकोसिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक नया माध्यम बन गया तो फिर से छोटे एंटरप्रेन्योर्स कुछ खास लाभ नहीं पहुंचेगा। अब आते हैं दूसरे इनिशिएटिव जो एमएसएमई के लिए लिया गया है, वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ की एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी की घोषणा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ की एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी की घोषणा की है। अब यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के छोटे और मध्यम उद्यमों की सबसे बड़ी समस्या फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी रही है। आरबीआई के 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% एमएसएमई के पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने की सुविधा नहीं है और इस कारण से वो या तो मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर हाई इंटरेस्ट रेट्स पर और अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर से बोरोइंग करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम सीजीएस एमएसएमई को बिना किसी कोलेटरल के बैंक से लोन प्राप्त करने में सुविधा देती है, जिससे छोटे बिजनेसेस को आसानी से कैपिटल मिल सके। इस बजट में सरकार ने लोन गारंटी लिमिट को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है, जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज को अधिक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स को 20 करोड़ तक गारंटी कवर मिलेगा, जो कि पहले सिर्फ 10 करोड़ तक का था। इसी तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को भी टर्म लोन की सीमा बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई, जिससे मेक इन इंडिया और एमएसएमई लेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आइए बात करते हैं कि भारत में एमएसएमई का फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी के क्या इश्यूज क्या क्या रहते हैं। भारत में एमएसएमई की सबसे बड़ी बाधा फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की रही है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIR 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 80% एमएसएमईज क्रेडिट गैप यानी कि फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले लोन और उनके वास्तविक जरूरत के बीच में भारी अंतर का सामना करना पड़ता है। जस्ट लुक एट द फिगर, इट्स 80%। और बैंक्स अक्सर छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इनके पास पर्याप्त एसेट या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिससे उनके लिए फंडिंग प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वे इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का ये कदम है काफी हद तक इस समस्या को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम बैंकों को एमएसएमई को लोन देने के लिए मोटिवेट करती है और जब सरकार एमएसएमई सेक्टर की लोन गारंटी दे रही है तो बैंक के लिए रिस्क कम हो जाता है, जिससे बिना किसी एडिशनल सिक्योरिटी के भी एमएसएमई को फंड देने के लिए तैयार रहते हैं। इससे न केवल एमएसएमई को वर्किंग कैपिटल मिलेगा बल्कि इंडिया की फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी को भी स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि एमएसएमई भारत के 45% से अधिक एक्सपोर्ट्स में योगदान देते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट्स और कैपिटल कमी के कारण उनके इंटरनेशनल एक्सपेंशन में बाधा बनी हुई थी। वर्ल्ड बैंक 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में स्मॉल बिजनेसेस को मिलने वाले लोन की इंटरेस्ट रेट 14 से 15% तक पहुंच जाते हैं, जबकि चाइना और वियतनाम जैसे देशों में सिर्फ 3 से 5% है। इस कारण इंडियन एमएसएमईज ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने में पिछड़ जाते हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज के लिए 20 करोड़ तक का टर्म लोन गारंटी कवर देने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर रही हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। चीन की सफलता का बहुत बड़ा कारण यही था। वहां की सरकार न केवल लो कॉस्ट फंडिंग अवेलेबल कराया बल्कि एमएसएमईज को इंटरनेशनल सप्लाई चेन से कनेक्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया। मैंने पिछले लेक्चर में किताब मेंशन किया था इकोनॉमिस्ट हेरांडो डे सोटो की द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल। इस बुक ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। डी सोटो बताते हैं कि अधिकांश स्मॉल बिजनेसेस फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ होते हैं और अगर उन्हें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो बड़े स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं। भारत में क्रेडिट गारंटी एक्सपेंशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की यह पॉलिसी एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बूस्ट दे सकती है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट
यह है कि बैंक्स अब स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को ज्यादा लोन देने के लिए तैयार होंगे, जिससे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। न्यू इंटरप्राइजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो एनपीए की समस्या एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। 2019 में क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत वितरित किए गए कुल लोन्स में लगभग 15% एनपीए टर्न आउट हो गए, यानी ये लोन्स वापस नहीं किए गए। सो अगर एमएसएमई को दिया गया नया लोन बिना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के दिया गया तो ये गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट डाल सकता है। दूसरी चुनौती यह होगी कि बड़े बिजनेसेस अब भी एमएसएमई के डेफिनेशन में आकर इस बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। जस्ट अभी उन्होंने डिस्कस किया कि चूंकि अब एमएसएमई के डेफिनेशन को इनलार्ज किया गया है, सो अब बड़े बिजनेसेस भी एमएसएमई के डेफिनेशन में आ सकते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे। सो अब ये जो बड़े इंडस्ट्री जो एमएसएमई के डेफिनेशन में आ गए, तो ये अगर आके इस बेनिफिट को फायदा उठा लिए तो एक्चुअली में जिस स्मॉल बिजनेसेस को बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाएगा। सो इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो एमएसएमई सेक्टर को इंपावर करने के लिए क्रेडिट गारंटी एक्सपेंशन एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सरकार को एमएसएमई के डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्लोबल मार्केट पेनिट्रेशन पे भी ध्यान देना होगा। चीन और जर्मनी जैसे देशों ने एमएसएमई सेक्टर को इंपावर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे और इंडस्ट्रियल इनोवेशन को प्रमोट किया है, जिससे उनके स्मॉल बिजनेसेस ग्लोबल स्केल पर कंपीट कर सकें। भारत को भी ये मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। फेमस इकोनॉमिस्ट जोसेफ सॉमपीटर की किताब द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस संदर्भ में काफी रिलेवेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इनोवेशन किसी भी इकोनॉमी के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए की ड्राइवर्स हैं। अगर एमएसएमई को सही फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज मिले तो वो इंडियन इकोनॉमी को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जा सकते हैं। सो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार की यह पॉलिसी वास्तव में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को इंपावर करेगी, या फिर सिर्फ ये बजट अनाउंसमेंट बन जाएगा और या फिर सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस का बेनिफिट उठा पाएंगे। सो अगर सही एक्सक्यूशन हुआ तो ये इंडियन एमएसएमई के लिए एक न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि ग्लोबल ट्रेड में भी इनको हेल्प करेगा और भारत के लिए एमएसएमई एज ए बैकबोन और भी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन इसको अगर सही से हमने टारगेटेड बेनिफिट नहीं पहुंचाया जिनको पहुंचना चाहिए, तो अगेन इट्स गोइंग टू क्रिएट जो हमारे बड़े हाउसेस के बीच में जो गैप है एमएसएमई और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के बीच में, वो गैप और बढ़ता जाएगा। सो अब हम आते हैं अगले स्कीम की तरफ पे, जहां पे एमएसएमई को एमएसएमई क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा की गई है। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में एमएसएमई क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। देखिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस रही है। सो आरबीआई की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% से अधिक एमएसएमई के पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से इमीडिएट वर्किंग कैपिटल की सुविधा नहीं है। सो वो प्राइवेट मनी लेंडर्स पे बोरोइंग के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के जरिए वर्किंग कैपिटल आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल परचेज और शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए फंड की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो सरकार की योजना के अनुसार पहले साल में 10 लाख एमएसएमई क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे उद्योगों को तुरंत फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। भारत में एमएसएमई की सबसे बड़ी बाधा लिक्विडिटी मैनेजमेंट ही रही है। इंडियन स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में हर साल 30% से अधिक एमएसएमई केवल कैश फ्लो की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती
शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सेस की होती है, जिससे उन्हें रॉ मटेरियल परचेज, इन्वेंट्री मेंटेनेंस और स्टाफ पेमेंट के लिए अक्सर अनऑर्गेनाइज लेंडिंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है 2022 की। वो रिपोर्ट यह बताती है कि छोटे उद्योगों को शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए औसतन 30 से 35% तक इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ जाता है, जबकि चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में यह केवल 5 से 7% के बीच होता है। और इस अंतर के कारण इंडियन एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। सो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड स्कीम इसी समस्या का समाधान करने के लिए लाई गई है। लो इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख तक की क्रेडिट फैसिलिटी मिलने से एमएसएमई को डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए लिक्विडिटी की दिक्कतों से राहत मिलेगी और वे इनफॉर्मल बोरोइंग सिस्टम से बाहर आ सकेंगे। दुनिया में कई देशों ने स्मॉल बिजनेस क्रेडिट प्रोग्राम को काफी सफल तरीके से एक्सिक्यूट किया है। अमेरिका में स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन प्रोग्राम्स और यूरोप में ईयू एसएमई क्रेडिट सपोर्ट स्कीम ने छोटे व्यवसायों को सस्ते और आसान लोन देकर सस्टेनेबिलिटी को मजबूत किया है। अगेन, हर्नांडो डी सोटो की किताब द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल इस विषय पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वे बताते हैं कि छोटे व्यवसायों के पास कैपिटल तक एक्सेस ना होने की वजह से वे फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाते। जब उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सपोर्ट मिलता है तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रवेश करते हैं और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल विकसित करते हैं। और भारत में पहले भी मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को लोन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2019 की एक टैग रिपोर्ट में बताया गया है कि असली जरूरतमंद एमएसएमई को लोन मिलने के बजाय यह फंड बड़े उधारकर्ताओं तक पहुंच गया। अब एमएसएमई क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट टारगेट स्मॉल बिजनेस है, जिससे इस पॉलिसी के सही इंप्लीमेंटेशन की संभावना बढ़ जाती है। सरकार की यह पॉलिसी एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बूस्ट देगी, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहले बेनिफिट की बात कर ले तो ये बैंक सब छोटे उद्योगों को आसानी से शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल दे पाएगी, जिससे डेली ऑपरेशन मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और एमएसएमई ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा। लेकिन चैलेंजेस वही हैं जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विल बी अ बिग चैलेंज। और गवर्नमेंट सपोर्टेड एमएसएमई लोन में यह पाया गया है, एक आरबीआई की 2019 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत यह पाया गया है कि गवर्नमेंट सपोर्टेड एमएसएमई लोन्स में डिफॉल्ट रेट 12% तक रहा है। सो अगर बोरोवर्स द्वारा लोन रीपेमेंट ठीक से नहीं हुआ तो यह गवर्नमेंट और बैंक्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क पैदा कर सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और अनऑथराइज्ड बोरोइंग भी एक समस्या बन सकती है। सो अगर यह स्कीम सही मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग मैकेनिज्म के बिना चलाई गई तो यह कई अनक्वालिफाइड बोरोवर्स तक पहुंच सकती है, जिससे जेन्युइन एमएसएमईज को नुकसान होगा। सो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप हो सकता है अगर इसे प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म और इफेक्टिव क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ लागू किया जाए। यह स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करेगा, एमएसएमई को शॉर्ट टर्म फंडिंग क्राइसिस से बचाएगा, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर बनेगी। फेमस इकोनॉमिस्ट नोबेल लॉरेट जोसेफ स्टिग्लिट्ज की क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन एंड डेवलपमेंट थ्योरी, क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी बताती है कि अगर छोटे व्यवसायों को सस्ती पूंजी और सही वित्तीय संसाधन मिले तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। सो भारत में भी एसएमईज को इंस्टीट्यूशन क्रेडिट एक्सेस देकर जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में को एक बड़ा बूस्ट दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बेनिफिट सच में जिनके टारगेटेड है उनके तक पहुंच पाता है कि नहीं। अगर पहुंच गया डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप। सो सेकंड ग्रोथ इंजन एमएसएमई में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको एफएम ने अपने बजट में शुरुआत की है। दैट इज 10,000 करोड़ फॉर फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स। तो सबसे पहले फंड्स ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है कि जैसे कि स्टार्टअप होता क्या है कि कोई आइडिया है, इसके पीछे कुछ लोग हैं जिस आइडिया को एक्सिक्यूट करने के लिए जा रहे हैं, बट उनको फंडिंग की कमी होती है। सो इस फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए दो तरह से इसको पूरा किया जा सकता है। एक तो होता है आपका वेंचर कैपिटलिस्ट,
वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी इकोनॉमी में पढ़ा होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वैसे लोग जो स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड इज प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में आपका शेयर लिस्टेड होने के बाद चलता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, बट यहां पे शेयर लिस्टेड ना होके आप फंड रेजिंग करते हैं और फंड रेजिंग के बदले आप अपने स्टार्टअप का कुछ पैसा, अपने स्टार्टअप का कुछ शेयर आप अपने स्टार्टअप का कुछ शेयर उनको दे देते हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले को। सो दो तरीका होता है, लेकिन इनके पास भी अगर पैसे की कमी हो या इनके पास भी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही पैसा देते रहे, तो इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टअप को फंड नहीं मिल पाता और इस कारण से स्टार्टअप की मोर्टालिटी यानी कि स्टार्टअप का फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडिया भले ही बड़ा अच्छा हो, कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो, बट स्टिल अगर उनके पास में फंडिंग नहीं मिल पा रही है तो स्टार्टअप कैन डाई। सो फंड्स ऑफ फंड क्या करता है कि फंड्स ऑफ फंड डायरेक्टली आपके स्टार्टअप को पैसा ना देके, डायरेक्टली स्टार्टअप को पैसा ना देके ये इनको पैसा देता है। वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी, इनको कई बार डाउटर फंड्स भी कहते हैं अपन, कई बार अपन इनको डाउटर फंड्स भी कहते हैं। सो इनको पैसा देते हैं और ये डाउटर फंड्स फिर इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं। सो इस बार के बजट में एक बड़ी अच्छी बात है कि इस बार के बजट में 10,000 करोड़ का आपको पैसा दिया गया है फंड्स ऑफ फंड्स के लिए, जो अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी वालों को पैसा देगा ताकि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हमेशा जब भी आप स्टार्टअप की मेंस में आंसर लिखेंगे तो ऑलवेज यूज द वर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम में पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे जिससे ग्रोथ आएगा। अब इस चीज को तुम एग्जाम में सब्सटेंशिएट करने के लिए एक बात और कहोगे कि 2024 में इंडियन स्टार्टअप ने लगभग 91,000 करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर से टेक ड्रिवन और डिजिटल इकोनॉमी में जो भी स्टार्टअप हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको ग्रोथ सीड स्टेज मतलब बिल्कुल इनिशियल फेज, जब जहां पे आपको कोई आइडिया है और आइडिया को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ग्रोथ स्टेज में पैसा नहीं मिल पाता है, या फिर सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे कि तुम्हारे टेक ड्रिवन स्टार्टअप, फिनटेक ड्रिवन स्टार्टअप, इन सभी को तो पैसा मिलता है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्री बेस्ड स्टार्टअप है, तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टार्टअप है, फिर यहां पे थोड़ी फंडिंग की इश्यू होती है। सो डिस्पाइट हमारे यहां फंडिंग आता है ग्लोबल फंड, बट हमारे पास इन कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे फंडिंग नहीं मिल पाती। सेकेंड, कि हमारा जो खुद का डोमेस्टिक मार्केट है वेंचर कैपिटलिस्ट का, प्राइवेट इक्विटी का, वो कमजोर है। सो नास्कॉम के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में 90% स्टार्टअप इनिशियल 5 इयर्स में ही फेल हो जाते हैं। सो भारत में स्टार्टअप मोर्टालिटी रेट इज वेरी वेरी हाई। अगेन एग्जाम में जब क्वेश्चन में आंसर लिखोगे तो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज करोगे। स्टार्टअप मोर्टालिटी रेट इज वेरी वेरी हाई, और ये 90% जो फेल होते हैं उनमें से 60% इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ कैपिटल। और लैक ऑफ कैपिटल, और कैपिटल के लिए इनकी डिपेंडेंसी मेनली फॉरेन, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कमजोर, फॉरेन कैपिटल, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी पे डिपेंडेंसी। सो इस कारण से जो अपना खुद का डोमेस्टिक मार्केट है फंड की दिक्कत है।
और ये भारतीय स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत के 70% टेक स्टार्टअप्स फंड रेजिंग के लिए विदेशी कैपिटल पर डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि चाइना और यूएसए में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है, जिससे वहां के स्टार्टअप को स्टेबल और सस्टेनेबल कैपिटल सपोर्ट, स्टेबल एंड सस्टेनेबल कैपिटल सपोर्ट मिलता रहता है। सो भारत में भी जरूरत है कि अगर भारत को सेल्फ रिलायंट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है तो हमें अपने डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल नेटवर्क को मजबूत करना होगा। सो इसी सोच के साथ में ये 10,000 करोड़ की नई फंडिंग इंडियन वेंचर कैपिटल फर्म्स को फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए मिलेगा, जो कि अर्ली स्टेज, सीड स्टेज और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक यूनिकॉर्न्स को जनरेट कर पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरह के फंड्स ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट के भारत के अलावा अन्य देशों में भी लाया गया है? हाँ हजूर, पहले भी लाया गया है, आगे भी लाया गया, अन्य देशों में भी लाया गया है। यूरोप में एक फंड है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड, EIF, और सिमिलर लेवल का एक फंड आपके यूएसए में है, स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोग्राम, SBIC प्रोग्राम, जो वहां का स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग देते रहती है, ताकि वहां का सिस्टम सस्टेनेबल तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करते रहता है। सो आप अपने आंसर में ये की टर्म्स मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज ग्लोबल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी किताब है, द इकोनॉमिस्ट मैरियाना मैज़ुकाटो की किताब है, द एंटरप्रेन्योर स्टेट। देखो, तुम्हें ऑथर का नाम याद ना भी रहे तो तुम कम से कम किताब का नाम मेंशन कर देना। किताब का नाम है द एंटरप्रेन्योर स्टेट। इस किताब में बताया गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इनोवेशन को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है और प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंस को कम करता है। सो भारत में जो फंड्स ऑफ फंड का उद्देश्य यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, गवर्नमेंट की बैकिंग देना और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटर के रूप में स्थापित करना। लेकिन अगेन इस स्कीम के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये रहेंगी, सबसे पहला जो हमारा इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट है, दिस इज वेरी वेरी न्यू इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज के वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट की तुलना में हमारा जो मार्केट है दैट इज न्यू। और कई वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास में रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की कमी है। क्या सर, किस चीज की कमी है? रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की कमी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की कमी है। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। नंबर टू स्टार्टअप इंडिया मिशन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इंडिया मिशन
2022 की रिपोर्ट के अनुसार 80% वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी भी 80% जो हमारे यहाँ का वेंचर कैपिटल मार्केट है वो पैसा मेनली आपके कंज्यूमर ड्रिवन जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, कंज्यूमर ड्रिवन, इस तरह एफएमसीजी गुड वाले या फिर टेक या फिर फिनटेक सेक्टर्स में ही फोकस्ड है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे जरूरत है, लाइक डीप टेक। अभी भी हम एआई में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मशीन लर्निंग में वी आर फार 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 बिहाइंड देन अदर कंट्रीज। ठीक है, अभी चाइना को तुम लोगों ने डीप सीक के बारे में सुना होगा। ठीक है, हाउ चाइना हैज मेड इट हैज क्रिएटेड अ ग्लोबल बूम, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा बिकॉज हमारे पास डीप टेक में देयर इज नो फंडिंग सपोर्ट। अगेन ग्रीन एनर्जी सेक्टर जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वहां पे हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाने से भागते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे साथ गवर्नमेंट का जो तुम्हारा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, एक वर्ड यूज करना, जब भी तुम्हारे गवर्नमेंट का, जब भी कभी भी तुम गवर्नमेंट के रेगुलेटरी सेटअप के बारे में बात करोगे तो ऑलवेज यूज वर्ड द रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। सो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इस कारण से अगेन दिस फंडिंग को लेना इतना आसान नहीं होगा। सो फंड ऑफ फंड्स के इम्प्लीमेंटेशन में तेजी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। अगेन ये मॉडल सिर्फ एक बजट अनाउंसमेंट बन के रह जाएगा। और इस चीज को अगर सही से लागू किया गया तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस संदर्भ में एक इकोनॉमिस्ट रिचर्ड नेल्सन की किताब है रिचर्ड नेल्सन की थ्योरी है नेशनल इनोवेशन सिस्टम, और ये बताती कि अगर किसी देश की सरकार इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है तो वह इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर अधिक कॉम्पिटिटिव बनती है। अगर कोई गवर्नमेंट डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी के थ्रू, किसी मिडिलमैन इंटरमीडियरीज के थ्रू इन्वेस्ट करती है कहाँ पे, इनोवेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव और इफेक्टिव बनाती है। तो हमें भी इस मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो अब हम आते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करने की जो कोशिश की गई है एमएसएमई के थ्रू, उस योजना पे आते हैं। सो हमारे बजट में अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ने लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे फुटवेयर, लेदर, टॉयज, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे इंडस्ट्री को फाइनेंशियल पॉलिसी सपोर्ट देने की घोषणा की है। और इसके पीछे का जो मेन मोटिव है दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को और बढ़ाना, नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, क्योंकि ये सेक्टर लेबर इंटेंसिव है। तो जो भी सेक्टर आपके लेबर इंटेंसिव होते हैं उनमें होता क्या है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अब सर एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। अगेन ये तो पूरे एमएसएमई सेक्टर का ही है। एमएसएमई सेक्टर का ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। सो अगेन अगर हम लेबर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें इनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार इसके पीछे सरकार की बहुत अच्छी मंशा है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर, इनफैक्ट
2017 के 18 के इकोनॉमिक सर्वे में इस बारे में बात की गई थी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सो लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, सो लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से एक है, और इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 1.1 लाख करोड़ का सपोर्ट देने का घोषणा की, एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया है। 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट टारगेट फिक्स किया है, और इस योजना के तहत डिजाइन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस पूरे सेक्टर से टोटल 22 लाख न्यू जॉब्स का सरकार ने टारगेट रखा है, जिसमें मेनली आपके सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो देखो, लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री अपने आप में काफी लेबर इंटेंसिव है, और इसका ग्लोबल इसका जो पोटेंशियल दैट इज आल्सो वेरी हाई। और इस चीज को समझते हुए चाइना ने बहुत पहले ही अपने यहाँ पे लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत पहले से प्रमोट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट आज ये है कि चाइना एज पर द वर्ल्ड फुटवेयर ईयरबुक 2023, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, और ग्लोबल फुटवेयर प्रोडक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन 55% है। ग्लोबल प्रोडक्शन में आधे से अधिक फुटवेयर प्रोडक्शन चाइना से होके आता है, जबकि इंडिया कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास में है। सो अगर भारत को इस सेक्टर में ग्लोबल लीडरशिप हासिल करनी है, तो इसे हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिजाइन इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। इसी संदर्भ में एक किताब है, हॉवर्ड डेविस की द बिजनेस ऑफ शूज। और ये किताब बताती है कि फुटवेयर इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मत समझो इसको आप। दिस सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर जो आर्ट एंड डिजाइन ड्रिवन बिजनेस है। बेसिकली दिस इज अ फैशन इंडस्ट्री। सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग तो मत देखो, दिस इज आर्ट एंड डिजाइन ड्रिवन बिजनेस। सो व्हाट वी नीड, यहां पे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के बीच में, यहां पे टेक्नोलॉजी वर्सेस क्रिएटिविटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस लाने की जरूरत है। सो अगर भारत को लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन दोनों में इक्वल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन दोनों में हमें इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तब जाके हम चाइना को इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। नाउ इसी में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में दूसरा अपना टॉयज का है। ठीक है, देखो इस पे कभी तुम्हें ना मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में
बहुत कम चांसेस है। हाँ, लेकिन आप इन सभी को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एमएसएमई में यू कैन यूज ऑल दीज एग्जांपल्स। जो भी मैं ऑथर्स वगैरह का नाम लेता हूँ, किताबों के नाम लेता हूँ, या फिर कोई डेटा लेता हूँ, तो डेटा यू कैन कोट इन योर आंसर। सो हम अपन आते हैं टॉयज के पे। सो इंडिया का टॉय मार्केट जो है मेनली चाइना के कंट्रोल में था। अभी भी तुम जाओगे तो जितने मोस्टली टॉयज हैं यू विल सी कि चाइनीज टॉयज ही आते हैं। लेकिन लगातार गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और हमेशा धीरे धीरे चाइना से आने वाले इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने पे फोकस्ड है। चाइना से आने वाले इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है और गवर्नमेंट ने नेशनल टॉय इंडस्ट्री स्कीम चलाया, जिसका मेन उद्देश्य चाइनीज टॉय के इंपोर्ट्स को कम करना और मेड इन इंडिया टॉयज को बढ़ावा देना है। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया, नेशनल टॉय इंडस्ट्री स्कीम, जिसके तहत आपको हुजूर करना क्या है कि आपको मेड इन इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार देखते हैं कि भारत का जो टॉय इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना बड़ा है। सो इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री है इट इज हैविंग वेरी ह्यूज पोटेंशियल। एज पर आईबीईएफ रिपोर्ट, एज पर आईबीईएफ रिपोर्ट, भारत का टॉय मार्केट का साइज, इंडिया के टॉय मार्केट का साइज 15,000 करोड़ से अधिक का है। लेकिन 60% से अधिक टॉयज अभी भी इंपोर्ट किए जाते हैं। सो यदि भारत को इस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो हमें डिजाइन इनोवेशन एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड सस्टेनेबल प्रोसेस को बढ़ावा देना होगा। मतलब जो 60% हमारे पास टॉयज इंपोर्ट होके आते हैं, अगर इनको हमें और कम करना है, हमें इसको बिल्कुल ख़त्म ही करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन डिज़ाइन इनोवेशन, we need to focus on design innovation, we need to focus on eco-friendly materials and sustainable manufacturing process। और यहाँ पे अगेन हम लोग चीन के टॉय इंडस्ट्री मॉडल से सीख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने हैवी R&D इन्वेस्टमेंट और डिजाइन पेटेंट्स पर फोकस किया, जिससे वहाँ का टॉय सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा बन गया और भारत को इसी दिशा में काम करना होगा। टीम वॉल्स की किताब है टाइमलेस टॉयज, और ये किताब बताती है सक्सेसफुल टॉय इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी, मटेरियल क्वालिटी और मार्केट स्ट्रैटेजी का सही मिश्रण होता है। सो अगर भारत के टॉय मैन्युफैक्चरर्स को इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेस चाहिए तो सिर्फ लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे ध्यान देने के बजाय हाई क्वालिटी, एजुकेशनल और इको फ्रेंडली टॉयज के निर्माण पे काम करना होगा। अब इसी के अंदर हम तीसरे पे आते हैं, हैंडीक्राफ्ट में। सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है दैट इज ठीक है, इसका अच्छा ग्लोबल रिकॉग्निशन है और बहुत लंबे टाइम से इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस सेक्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट और इस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में बड़ी समस्या रही है। मतलब ऑल दाउ इसका जो तुम्हारा ग्लोबल रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी गुड, बट इसको में चैलेंजेस ये रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और तुम्हारा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस।
अब इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार ने अब हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को मंजूरी दी है। इससे आर्टिसंस और स्मॉल क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा रूरल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए न्यू क्रेडिट स्कीम और डायरेक्ट सब्सिडीज का भी प्रोविजन किया गया है। व्हाट इज न्यू क्रेडिट स्कीम? इससे फायदा क्या होगा कि इससे ट्रेडिशनल क्राफ्ट बिजनेसेस को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हासिल करने में आसानी होगी। सो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्लोबल लग्जरी मार्केट में अपनी जगह बना सकती है बशर्ते इसे सही ब्रांडिंग और इंटरनेशनल प्रमोशन मिले। एक किताब है रिचर्ड क्यूरिन द आर्टिसंस ऑफ इंडिया, जो बताती है कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट ग्लोबल मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बेटर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। ये किताब बताती है कि कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे बेटर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। सो अगर इस तरह से हम सभी चीज़ों को सही से हमने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया, इट हैज़ फुल पोटेंशियल कि ये हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। देयर इज अ वेरी वेल नोन ऑथर डेविड वेल, उनकी किताब है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस किताब में ऑथर बताते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की ग्रोथ सीधे पॉवर्टी, ये किताब बताती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब जितना इस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हुजूर ग्रोथ आएगा उतना ज्यादा आपके यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, पॉवर्टी में रिडक्शन आएगा। पॉवर्टी में रिडक्शन, सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सो अगर भारत में अगर इन इंडस्ट्रीज को सही पॉलिसी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो यह केवल एक्सपोर्ट्स ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन जॉब्स भी पैदा करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कवर्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब हम आते हैं फूड इंडस्ट्री के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसको लेके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहार में की गई है। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और इस इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य एग्रो बेस्ड एमएसएमईज, इनफैक्ट इसको मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, अगेन थोड़ा मैं इसको एमएसएमई के वाला एंगल से कवर कर दूं। सो एग्रो बेस्ड एमएसएमईज, एपीयूज और कोऑपरेटिव्स को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में शामिल होने के लिए सपोर्ट करना है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत की फूड इंडस्ट्री पहले से $500 बिलियन की मार्केट है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया। सरकार के इस नई पहल का लक्ष्य प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स को दोगुना करना और किसानों के लिए सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स बनाना है, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेहतर प्राइस पे बेचने का अवसर उन्हें मिल सके। और अगेन एफओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 30% हिस्सा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में बर्बाद हो जाता है, और इसके पीछे और 40% से अधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खराब हो जाते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना। यही दुनिया के दूसरे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग देशों की बात करें, जैसे यूएसए, नीदरलैंड्स में फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित है कि वे अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इन्हें हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
सो भारत को इस दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि फूड वेस्ट को कम करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोसेस फूड बनाया जा सके। इसी संदर्भ में किताब है जीन किन्से की, द बुक इज द इकोनॉमिक्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ये किताब बताती है कि फूड प्रोसेसिंग केवल कृषि उत्पादों के शेल्फ लाइफ, सिर्फ ये कृषि उत्पादों के शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसानों और छोटे उद्योगों के लिए हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सो भारत को यदि सेक्टर में इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिले तो यह देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। एंड भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मुख्य रूप से एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस के द्वारा ही संचालित होती है। सरकार ने इस सेक्टर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओस के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एपीओस क्या होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर ब्लेंड ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव वाली स्पिरिट होती है, मेरे एग्रीकल्चर क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और कॉर्पोरेट वाला प्रोफेशनलिज्म होता है, कॉर्पोरेट वाला प्रोफेशनलिज्म होता है। इन दोनों का ब्लेंड है आपका एपीओस। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव को शामिल करके इस बात की कोशिश की जा रही है किसान अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खुद ही प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू डायरेक्टली फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि किसानों को उनकी आय में डायरेक्ट शेयर मिलेगा जो मार्केट में कंज्यूमर पे कर रहा है। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। अभी तक क्या होता है कि फार्मर से, जैसे मैंने आपको लेज एग्जांपल दिया था कि लेज अपन जो लेज खरीदते हैं उसमें अप्रॉक्स हम जो आलू का प्राइस पे करते हैं दैट वी पे अराउंड 500 to 600 रुपीज पर केजी। आप अपने लेज के पीछे का ना प्राइस चेक कीजिएगा, लेकिन वही जब वो किसानों से खरीदा जाता होगा तो हार्डली 10 से 15 रुपए पर केजी। दिस इज ह्यूज वेरिएशन, ह्यूज गैप। सो अगर किसान डायरेक्टली फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं थ्रू एपीओस, थ्रू कोऑपरेटिव्स, तो ये जो प्राइसिंग है 500-600 रुपए किलो जो मिल रहा है, तो मेजॉरिटी शेयर विल गो टू द फार्मर्स। सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए साबित हो सकता है। वर्ल्ड बैंक बहुत तेज की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मजबूत होती है वहां किसानों की एवरेज इनकम सामान्य किसानों से 2 से 3 गुना अधिक होती है। और आप समझ रहे होंगे कि जहां किसानों को 15 से 20 रुपए दिया जा रहा है आलू का और कंपनी खुद 500-600 रुपए किलो ले रही है, अगर डायरेक्टली फार्मर्स की इनकम को उसका लिंक कर दिया जाए जैसे अमूल करता है, अमूल में अगर 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट बिकता है तो 75 रुपीज to 80 रुपीज गोज टू डायरेक्टली फार्मर। इसलिए अमूल एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव मॉडल है। बट अगेन यहाँ आपका प्रोफेशनलिज्म दैट इज लाइक कॉर्पोरेट। सो दैट अगेन सेम मॉडल वी नीड हियर। और ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ भारत में हम बात कर रहे हैं, ये थाईलैंड, ब्राजील में एग्रो बेस्ड एमएसएमई को गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा दिए गए, जिससे उनके किसानों के आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सो अगर भारत भी एमएसएमई बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस दे तो यह एग्रीकल्चरल सेक्टर की बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर में से साबित हो सकता है। भारत में पहले से ही स्पाइसेस, प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और रेडी टू ईट फूड सेगमेंट्स में मजबूत पोजीशन है, लेकिन ग्लोबल प्रोसेस्ड फूड मार्केट में इसका शेयर अभी भी केवल 2% है। ग्लोबल प्रोसेस्ड फूड मार्केट में जो भारत का शेयर है दैट इज मेयर 2%, जबकि यूएसए का 15%, चाइना का 10%। यूएसए 15 एंड चाइना 10। सो अगेन भारत को ग्लोबल प्रोसेस फूड लीडर बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, R&D, सप्लाई चेन इफिशिएंसी पे फोकस करना होगा। सप्लाई चेन इफिशिएंसी पे फोकस
करना होगा। अगेन आई विल टेक द नेम ऑफ द बुक हारोल्ड स्मिथ की, जो मैंने पहले भी पिछली क्लास में लिया हुआ, फूड एंड इनोवेशन द ग्लोबल फ्यूचर। बताती है कि दुनिया में किसी भी देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तब तेजी से ग्रो करती है जहां गवर्नमेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देती है। सो भारत में कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाना जरूरी होगा ताकि यहाँ के प्रोसेस्ड फूड्स इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव हो सके। तो जो सरकार ने अभी तुम्हारा इंस्टीट्यूट सेटअप करने का फैसला लिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, सो इसका फायदा ये हुआ कि इस इनिशिएटिव से इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, एमएसएमई और एफपीओस को इंस्टीट्यूशनल फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, जिससे अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में compete करने का तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन फार्मर्स को बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ किस तरह से बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा, बिकॉज किसी भी चीज़ को आप प्रोसेस करके बेचते हैं तो ऐसे इसका वैल्यू बढ़ जाता है। सेकंड, अगर आप डायरेक्टली फार्मर्स को ही उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो बीच में अगर मिडिल मैन खत्म हो जाएंगे तो प्राइसेस में ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, ठीक है। बट अगेन व्हाट चैलेंजेस विल बी दैट कि कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की भारत में बहुत ज़्यादा कमी है। अगेन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है ओवरऑल 30% है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से 40%। सो भारत में एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है और इस कारण से हमारे यहाँ पे इस चीज़ को लेके वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। वहीं पे हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम है। जहाँ भारत में सिर्फ 10% वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली प्रोसेस किए जाते हैं, वहीं पे अमेरिका और यूरोप में 60 to 70% तुम्हारे वेजिटेबल्स प्रोसेस किए जाते हैं। दूसरी समस्या है एक्सपोर्ट बैरियर एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी तुम्हारे पास फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं, दे ऑलवेज फेस sanitary and phytosanitary measures, export barriers. So export barriers and food safety standards, जिसमें तुम्हारा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी चले आते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये एक बड़ी चैलेंजेस, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन के रहती है। लाइक यूरोपियन यूनियन और यूएसए के मार्केट में इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की एंट्री मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ के सेफ्टी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। सो अगर सरकारी सेक्टर में और ग्रोथ चाहती है तो ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन के हिसाब से हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करवाने की जरूरत है। सो अगर इस स्कीम को बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आने वाले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। और यह न केवल किसानों की आय दोगुना करने में मदद करेगा बल्कि एमएसएमई और एग्रो बेस्ड इंटरप्राइजेस को ग्लोबल मार्केट में बड़ी पहचान दिलवाएगा। सो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी वास्तव में एग्रो बेस्ड एमएसएमईज और एफपीओ को ग्लोबल स्केल पर कॉम्पीट करने के लिए तैयार कर पाएगा या फिर सिर्फ ये पॉलिसी अनाउंसमेंट बन के रह जाएगा। अगर इसको सही से इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया गया सो इंडिया सिर्फ फार्मर्स की इनकम डबल नहीं होगी, रादर एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस, जिसमें क्लीन टेक रिवॉल्यूशन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई है जिसका उद्देश्य क्लीन टेक इंडस्ट्रीज को एम्पावर करना है। सो इस मिशन का मुख्य फोकस ईवी बैटरीज, सोलर पीवी सेल, विंड टर्बाइन्स एंड ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज
ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स पे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करवाना और डोमेस्टिक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करना है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और नेट जीरो इमिशन 2070 तक गोल को हासिल करने के लिए क्लीन टेक इंडस्ट्रीज का मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। यहीं पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आईईए 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल ऊर्जा जरूरतों का 70% अभी भी फॉसिल फ्यूल से पूरा हो रहा है, जिससे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करनी तो उसे अपने रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक सेक्टर को तेजी से एक्सपैंड करना होगा। वहीं पे इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 बताती है कि भारत 2023 तक ग्लोबल ईवी मार्केट में 10% से अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, बशर्ते कि उसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मजबूत हो। सो इस मिशन के तहत सरकार ने ईवी बैटरी ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन की घोषणा की है, जिससे एमएसएमई के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगा और वो चाइना जैसी इकोनॉमिक से कॉम्पीट कर पाएंगे। ईवी बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में चीन अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ब्लूमबर्ग एनईएफ दो 23 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना ग्लोबल ईवी मार्केट में 70% हिस्सेदारी रखता है, जो कि भारत की हिस्सेदारी महज 3% है। और इसका मुख्य कारण है कि चीन ने पिछले 20 वर्षों में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कोबाल्ट रिफाइनिंग और सोलर फोटोवोल्टाइक सेल प्रोडक्शन में भारी निवेश किया है। सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का लक्ष्य है कि ईवी बैटरी, सोलर पीवी सेल प्रोडक्शन में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाकर इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जाए। सरकार ने कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और अन्य 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन की घोषणा की है, जिससे एमएसएमई के प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। इस संदर्भ में किताब है हेनरी सैंडरसन की वोल्ट रश। द नेम ऑफ द बुक इज वोल्ट रश। The winners and losers in the race to go green. ये किताब बताती है ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में वही देश सफल होंगे जो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और बैटरी सप्लाई चेन को मजबूत कर पाएंगे। सो अगर भारत को इस सेक्टर में चाइना और यूएसए से आगे बढ़ना है तो उसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और आर&डी इकोसिस्टम को तेजी से एक्सपैंड करना होगा। वहीं पे सोलर एंड विंड एनर्जी सेक्टर में भारत पहले से दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है, लेकिन सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में अभी भी चीन और यूरोप की तुलना में बहुत पीछे है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी RENA 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 75% से अधिक 75% से अधिक सोलर फोटोवोल्टाइक सेल और मॉड्यूल्स अभी भी चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। सो अगर भारत को ट्रूली सेल्फ रिलायंट सोलर एनर्जी इकोनॉमी बनना है तो इसे अपनी सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन के तहत ग्रिड के एनर्जी स्टोरेज, विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स और सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग पे विशेष सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे। इससे भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल क्लीन एनर्जी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। मार्क जैकबसन की किताब नो मिरेकल्स नीडेड,
हाउ टूडेज टेक्नोलॉजी कैन सेव आवर क्लाइमेट एंड क्लीन आवर एयर। बताती है क्लीन टेक इंडस्ट्रीज में असली सफलता उन देशों को मिलती है जो ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं। सो अगेन भारत को भी इसी मॉडल को अपनाना होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी समस्या होगी रॉ मटेरियल सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल सप्लाई चेन, भारत के पास अभी तक कोबाल्ट, लिथियम और अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स की खुद की माइनिंग कैपेसिटी नहीं है कमर्शियल लेवल पे, जिससे वो अभी भी अन्य देशों पर डिपेंडेंट है। अगर सरकार के इस मिशन को सफल बनाना है तो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और बैटरी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। सेकेंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड R&D इन्वेस्टमेंट। चीन और अमेरिका में क्लीन टेक R&D प्रति वर्ष लगभग $10 बिलियन से अधिक का निवेश होता है, जबकि भारत में यह इन्वेस्टमेंट अभी महज $2 बिलियन पे है। अगर भारत को इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनना है तो इनोवेशन और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जेरेमी रिफ्किन की किताब द ग्रीन न्यू डील, जेरेमी रिफ्किन की थ्योरी द ग्रीन न्यू डील बताती है कि वह देश जो अर्ली इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट के जरिए क्लीन टेक सेक्टर्स को मजबूत करते हैं वे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में आगे रहते हैं। सो भारत के लिए मिशन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते इसको सही तरीके से लागू किया जाए। सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डेफिनेटली ये आपके मेंस की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा ही सपोर्ट रोल प्ले करेगा।